ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि भारत पूरी दुनिया में चल रहे उथल पुथल से कैसे आखिर मुकाबला कर पाएगा। और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया में उथल पुथल के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक रही है। अब इस ग्रोथ मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाएगा, आम लोगों की अपनी अपेक्षाएं थी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इन चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। लेकिन ये बजट लोगों की उम्मीदों पर, मौजूदा हालात से निपटने पर कितना कामयाब हो पाएगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों साहब का परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन्मजय सिन्हा साहब जो कि चेयरमैन हैं एशिया पैसिफिक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के, अनुज गुप्ता जी हैं जो कि एमडी हैं बावर ग्रुप एशिया के, अनिल पद्मनाभन साहब जो कि सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ आगे चलकर हमारे साथ जुड़ेंगे BMW इंडिया के CEO और प्रेसिडेंट हरदीप बराड़ साहब, और साथ ही साथ बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सान्याल साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में जन्मजय सिन्हा साहब आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जहां पे घरेलू फैक्टर कम, विदेशी फैक्टर ज्यादा हावी थे, ग्लोबल फैक्टर ज्यादा हावी थे। उन ग्लोबल फैक्टर को देखते हुए जो समय की जरूरत थी, उन जरूरतों को ये बजट कितना पूरा कर पा रहा है? देखिए, ये बजट जो है बिल्कुल आपने सही तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बजट स्ट्रक्चरल रेजिलियंस की ओर बढ़ा है और ये कंटिन्यूएशन है, मगर उस ओर बढ़ा है। कैसे? पहले तो देखिए, फिस्कल प्रूडेंस रखा है, 4.3% फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर के लिए डाला है। दूसरा, डेट टू जीडीपी रेशियो 55% पे लाया है और बोले हैं कि 2030 तक 50 पर ले आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर 12,20,000 करोड़ डालेंगे, विच इज बढ़ाती है फ्रॉम द अर्लियर टाइम। मगर 3-4 चीज को अच्छे से देखना है। देखिए, हम लोग EU के साथ FTA किए तो टेक्सटाइल्स को बहुत जोर का बढ़ावा दिया गया, जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री है का पूरा वैल्यू चेन के ऊपर। दूसरी, सर्विसेज को इस बार पूरा फोकस में लाया गया है। एक स्टैंडिंग कमेटी डाल दिया गया सर्विसेज में, हेल्थ में और टूरिज्म पर, और हम एजुकेशन और इनोवेशन को अलग ले लेंगे। हेल्थ पर उन लोग 1.5 लाख केयर वर्कर्स, 1 लाख प्रोफेशनल्स और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वेस्ट एज कर रहा है तो उन लोगों को जरूरत है इसकी। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट सब, इन लोग सब US जाते हैं अपना मेडिसिन के लिए, अब यहां आएंगे। और दूसरी बात है कि टूरिज्म, इस बार गाइड सबको लैंग्वेज सिखाया जाएगा। ये सब तो हम लोग को 10 साल पहले करना चाहिए था, ये बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बढ़िया हमको जो लग रहा है कि देखिए, इस बार ट्रंप साहब ने हम लोग को एक बहुत भारी अपॉर्चुनिटी दी है। वो H1B एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी सब में वीजा इमिग्रेशन में इतना तकलीफ कर दिए हैं कि हम लोग को अभी सोचना चाहिए कैसे इन लोग को वापस लाएं और इन लोग को वापस जाने नहीं दे। हम लोग $70 बिलियन 70 बिलियन हर साल बाहर यूनिवर्सिटियों को भेजते हैं। अब हम लोग 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स कर रहे हैं, वहां पर कहीं हम लोग सबको ये टेक ऑफ कर जाए, यूनिवर्सिटीज भी आ जाए, तो ये हम लोग को 70 बिलियन एक तो बचेगा। और दूसरा, एजुकेशन का जो इकोसिस्टम में बढ़ेगा, वो बोलेंगे है कि इंडस्ट्री क्लस्टर्स के पास, तो ये जो तालमेल है इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी का बढ़ जाए। और इसी के साथ देखिए, अभी ट्रंप साहब को $27 ट्रिलियन फ्री में मिलता है। US के लाइबिलिटीज 62 ट्रिलियन है, उनके फॉरेन एसेट 35 ट्रिलियन है, और वो 35 ट्रिलियन पर ज्यादा कमाते हैं 62 ट्रिलियन से, तो उनको 27 ट्रिलियन फ्री मिलता है। हम लोग को 100 बिलियन भी आएगा तो किस में आएगा? R&D में आएगा, GCC में आएगा। तो इसमें हम लोग को स्ट्रेंथन करना है, हम लोग को T3 बढ़ना है। टेक्नोलॉजी नंबर 1 US, टेक्नोलॉजी नंबर 2 चाइना, टेक्नोलॉजी जो नंबर आपने 3 कहा
तो ये बड़ा जो बहुत आपने ही कहा वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट दिशा अपॉर्चुनिटी है जिसको जी बजट ने मोनेटाइज करने की कोशिश की है, उस की तरफ है दिशा बढ़ाया है। लेकिन जी उसके लिए जरूरी है कि भारत में उस तरह का इकोसिस्टम तैयार हो। वो इकोसिस्टम तैयार कितना है और इसके लिए ये बजट क्या कोई रोड मैप दे रहा है क्या? ये सवाल लेके मैं अनुज गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो अभी जन्मेजय सिन्हा साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रंप ने दे दी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें एनकैश करना होगा। अब बजट इस तरफ एक बड़ा कदम उठाए, आपको लगता है कि ये सही दिशा में है और खास तौर से इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एनकैश कर पाएंगे जो रोड मैप बजट से निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो दो चीज़ें देखते हैं प्राइमरली अगर इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट किया जाए। एक तो बजट की क्या क्रेडिबिलिटी है, अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो वो एक्चुअली ग्राउंड पे उतर पाएगी, क्या वो सरकार कर पाएगी कि नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से बजट ने काफ़ी क्रेडिबिलिटी बनाई है। इस बजट में भी 4.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, बिल्कुल वही मीट हुआ है और एक अच्छी डायरेक्शन दिख रही है इंडस्ट्री को कि आगे कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सबसे बड़ा इशू है। अगर आप देखें, सरकार ने कई चीज करी है प्रोत्साहन देने के लिए सेक्टर को, लेकिन अगर एक छोटी चीज देखी जाए, एक सोलर प्लांट लगाने के लिए, और ये सरकार का डेटा है, कहीं और से मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और से कहीं और से नहीं लिया है, सरकार ने खुद पार्लियामेंट में कहा है कि एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 116 अप्रूवल चाहिए। तो आज हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, 116 अप्रूवल, क्या सिंगल विंडो पे आ पाएंगे? और मैं तो कहता हूं सिंगल विंडो से क्या हम सिंगल अप्रूवल की तरफ बढ़ सकते हैं कि 116 अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े, एक सिंगल अप्रूवल अगर चाहिए वो लो और आगे बढ़ो। अगर सरकार उस विषय में कुछ कर पाए, और जो काफी कुछ नीति आयोग की गाबा कमेटी की रिपोर्ट ने भी किया है, काफी फार रीचिंग रिकमेंडेशन दी है, अगर उसमें कुछ कर पाए तो इंडस्ट्री सिर्फ पूंजी नहीं देख रही है कि कितनी एलोकेशन करी जाएगी हर सेक्टर को, इंडस्ट्री देख रही है कि परिणाम क्या ला सकती है सरकार, परिणाम क्या लग सकती है और उस पूंजी को लगाने के लिए उचित माहौल हमारे पास है कि नहीं। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया। हमारे साथ हरदीप बरार साहब जो कि BMW इंडिया के CEO और प्रेसिडेंट है, और सिद्धार्थ सान्याल साहब दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोगों के पास आऊंगा और अनिल पद्मनाभन साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये सवाल जो अभी अनुज जी ने उठाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जन्मेजय सिन्हा साहब, आप इस पे काफी मुझे जहां तक समझ में आ रहा है बहुत ही गहराई से आपने रिसर्च किया हुआ है, और आपको क्या लगता है ये एक एनवायरनमेंट मिल पा रहा है क्या? जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के तहत हम इकोसिस्टम बनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जो लाइसेंस अप्रूवल की बात अभी अनुज जी कह रहे थे, उसको हम लोग कितना खत्म कर पाते हैं? देखिए, गोवा साहब की कमेटी में मैं शामिल हूं, और 4 महीने के अंदर इतने रिफॉर्म अभी हो चुके हैं कि सोच नहीं सकता था आदमी। तो अब इस बार प्रधानमंत्री ने अपना विजन बिल्कुल सही तरीके से बोला है। वो जो 15 अगस्त के स्पीच में GST, लेबर कोड, QCOs का विड्रॉल, ये परमानेंट लाइसेंसेस टू बी गिवन, inspections to be reduced, accreditation to be done, private sector can do inspections rather than the agencies, ये these are बड़े बड़े ये रिफॉर्म है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और वित्त मंत्री ने भी अपने बजट में बोला कि कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करेंगे और डीक्रिमिनलाइज करेंगे सिंपल वायलेशंस को, सेफ हार्बर देंगे। तो ये पूरा ये जो एक माहौल बनने जा रहा है, ये स्पीड कर रहा है। अच्छा, भारत में प्रॉब्लम्स हैं, मगर आप सोचिए 30 साल से हम लोग 6.5% पे ग्रो कर रहे हैं, 10 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और आज इंडिया हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे हम लोग, और ये मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। तो ये इस बार बजट अनसर्टेन अरे, और ग्लोबल ये मोमेंटम एनवायरनमेंट को को ये बजट देखते मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने के लिए सही है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही आगे मैं आऊंगा जन्मेजय साहब आपके पास, लेकिन यहाँ पास अनिल पद्मनाभन साहब है जो कि बहुत ही सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं। पद्मनाभन सर, बजट आपने सुना होगा, अब तक काफी कुछ पढ़ भी लिया होगा आपने, आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है बजट से?
लक्ष्मण, ये बजट का बारे में अगर हम बात करना चाहें, पहले इसकी बैकग्राउंड हमें देखना चाहिए। तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है आज, इसको गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 2% के नीचे है, और ग्रोथ जो है 7% के ऊपर है, और भारत का ट्रेंड रेट ऑफ ग्रोथ अभी 7% है। पर 2 साल पहले 6.5% था। तो आर्थिक स्थिति मजबूत है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो इसका संकट है, ये बैकड्रॉप रहा। तो मतलब ये पहले बजट है ये वित्त मंत्री का जो कि एक क्राइसिस मोड में नहीं प्रेजेंट हुआ है। तो और इसको एक लॉन्ग हॉल बजट, दूरदर्शी बजट की तरफ से देखना चाहिए। तो जब इसीलिए मार्केट्स और बजट स्पीच में जो फर्क रहा है, मेरे हिसाब से इसीलिए रहा है क्योंकि दोनों के पर्सपेक्टिव अलग हैं। बजट का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है, जैसे बाकी दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि ये लंबा लॉन्ग व्यू है भारत के आर्थिक स्थिति का। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि पहले एक जमाना होता था कि बजट हमारे देश के इकोनॉमिक कैलेंडर में सबसे अहम और एक ही हिस्सा होता था। आज दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, क्योंकि एक दिन नहीं, मतलब 24/7 एक तरीके से वित्त मंत्री जो भी है वित्त पॉलिसी टीम में हावी रहना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को भी। तो इस स्थिति में बजट जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया है, सोल बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। तो मैं ये पहली बार है कि एक बजट को देख रहा हूँ, एक तरीके से इसको एक रूटीन इवेंट की तरह किया है, लेकिन बहुत विजन दिया है। एंड ये विजन को हमें समझना चाहिए, जैसे विशेषज्ञों ने अभी लेकिन कहा, एक विजन है जो आपने बड़ा अच्छा कहा कि हाँ अब हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट एक रूटीन इवेंट के तौर पर है, विजन दिया है। इस विजन पे आगे चलकर पूरे साल भर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये एक देखने वाली चीज होगी। तो बजट और बजट के बाद के जो सरकार के एक्शन होंगे उस पर नजर रखनी होगी। लेकिन एक चीज जो आपने अनिल पद्मनाभन साहब कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि बजट क्राइसिस मोमेंट में पेश नहीं किया गया। क्राइसिस है लेकिन ग्लोबल क्राइसिस है। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी थी सरकार के लिए, वित्त मंत्री के लिए, कि कितना आगे बढ़कर फ्रंट पे जाकर के, फ्रंट फुट पे जाके बैटिंग यहां पर करे। सिद्धार्थ सान्याल साहब, ये कितना बैटिंग करते दिखी फ्रंट फुट पे जाके, मौजूदा हालात का फायदा उठाते वित्त मंत्री बजट में? आई थिंक काफी दूर तक फ्रंट फुट में गए हैं, लेकिन क्रीज छोड़ के एकदम लापरवाह आगे नहीं गए हैं, जो बहुत जरूरी था। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट दैट वे, क्योंकि जो फिस्कल डिसिप्लिन जो गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क रहा है फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स, आई थिंक दे हैव कंटिन्यूड विद दैट। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव टेक अवे। जो 4.4% ऑफ जीडीपी का जो कमिटमेंट था, ये डिफिकल्ट ईयर इन ए सेंस, क्योंकि ये ईयर में गवर्नमेंट काफी ज्यादा टैक्स रिलीफ दिया था, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, बट इवन आफ्टर दैट गवर्नमेंट वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 4.4% का टारगेट मीट कर रहा है। जो डिस्कशंस हुआ है उसके साथ मैं एक और दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग को इस बजट में एक चीज दो चार फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल समथिंग अराउंड रेयर अर्थ मटेरियल, ये सब एरिया में काफी ज्यादा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन गवर्नमेंट दिखाया है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड मच रिक्वायर्ड इनिशिएटिव. Also, while she has been saying all these things, I'm very happy to say that बहुत अच्छा फोकस इन जनरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी रहा है ये बजट में, विच इज अ वेरी वेरी हार्टनिंग थिंग टू से. सो मेरा हिसाब से ये काफी इंटरेस्टिंग बैलेंसिंग एक्ट था, and overall it has been a pretty decent performance on the part of the budget and finance minister. हालांकि जो दोनों तीनों पॉइंट आपने उठाया सिद्धार्थ सान्याल साहब, उस पर मैं आगे चलकर डिटेल में आऊंगा, लेकिन अभी हमारे साथ हैं BMW इंडिया के CEO और प्रेसिडेंट हरदीप बराड़ साहब। हरदीप जी, इस बजट को एक कॉरपोरेट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये था बजट से पहले कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, क्योंकि सरकार तो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रही थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं आ रहा था, डिमांड क्रिएट करने का माहौल नहीं बन पा रहा था जो एक इंडस्ट्री, एक कंपनी चाहती है। उस लिहाज से इस बजट को आप देखें तो कैसा लगा आपको? देखिए, जैसे कि सब पैनलिस्ट और विशेषज्ञों ने बोला है कि
बहुत बैलेंस बजट रहा है। उसी मामले में अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखता हूं तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो कि लॉन्च करा गया है, यहाँ पे जो एलोकेशन है वो 29,000 करोड़ से बढ़ के 40,000 करोड़ बढ़ा दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मालूम होगा कि जब सेमीकंडक्टर का क्राइसिस आया था कोविड के बाद, वो 2-3 साल लगातार चल रहा था, और अगर वैसी स्थिति फिर से आती है तो गाड़ियों की प्राइस कीमतें बहुत बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर अब, क्योंकि जितनी गाड़ी ऑटोनोमस मोड में जा रही है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारी जो सेल्फ रिलायंस सेमीकंडक्टर्स पे नहीं रहेगी, तो कोई भी ग्लोबल इशू आएगा तो उसमें सेमीकंडक्टर की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ेगी। तो उसके ऊपर जो फोकस डाला है, एलोकेशन इंक्रीज करी है, आई थिंक वो बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार ने। दूसरा, रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि हमें मालूम है कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उसको भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स अनाउंस करे हैं गवर्नमेंट ने, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। इससे हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो भी बहुत कम होगी, और जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये दो बड़े कदम हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भारत में अभी भी आप देखोगे कि 4.5% का ही पेनिट्रेशन है, जबकि अगर हम चाइना में देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 40% तक पहुंच चुके हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। अगर हम ये सारे डेवलप कंट्रीज देखते हैं, वहाँ पे चार्जर की जो रेशियो है वो हर एक 20 गाड़ी के पीछे एक चार्जर है, जबकि इंडिया में हमारे पास तकरीबन 250 गाड़ी के पीछे एक चार्जर है। तो वो भी एक कारण है कि जो ईवीज हैं इतनी पेस पे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इसमें जो 670 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक वो भी हमारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आई थिंक बाकी सब लोगों ने बोला है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, टियर 2 टियर 3 सिटी डेवलपमेंट है, उसमें भी आई थिंक ऑटो इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, हरदीप साहब, उसमें से एक सवाल और आपसे पूछूं, डिमांड क्रिएट करने में ये बजट कितना कामयाब होगा, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, डिमांड के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2 बहुत बड़े स्टेप्स लिए थे, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट हर साल कुछ नया लेके आएंगी। जैसे लास्ट ईयर इनकम टैक्स में रिबेट दिया था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इस बार होगा। आई थिंक वो उसने ऑलरेडी काफ़ी बेनिफिट दिया है, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जीएसटी रिडक्शन करा था, जिसमें गाड़ियों की कई जगह कीमत तकरीबन 33% से 18-15% रिडक्शन हुआ है, कुछ गाड़ियों में 8 से 10% हुआ है, उसने ऑलरेडी काफ़ी डिमांड फ्यूल करा है। अगर मैं आंकड़ों से बात करता हूँ तो जनवरी टू अगस्त लास्ट ईयर ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ 2% पे ग्रो कर रहा था, और सितंबर टू दिसंबर में उसने 20% ग्रोथ शो करा, जिसके कारण की ओवरऑल ग्रोथ पूरे कैलेंडर ईयर का तकरीबन 9 से 10% रहा है। तो ये 2 बहुत बड़े जो कदम उठाए हैं सरकार ने, आई थिंक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इसके और बेनिफिट्स आएंगे। तो ऑटो इंडस्ट्री ने बाउंस बैक करा है जीएसटी रिडक्शन के बाद, तो आई थिंक इन दोनों को इम्प्लीमेंट करा जाए तो आई थिंक और बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा आपने सुना होगा EU FTA के बारे में, हालांकि अभी वो 2 साल दूर है, इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला, उससे भी कुछ बेनिफिट आएगा, और मेरे ख्याल से वो एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया EU FTA रहेगा फ्यूचर में जाके। ये जो आपने पॉइंट उठाया, ये एक बड़ा चैलेंज कह लें या फिर अपॉर्चुनिटी कह लें, जन्मेजय सिन्हा साहब, कि अलग अलग देशों के साथ हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वो देश कैपेबल हैं हमारे यहाँ सामान भेजने के लिए, हम कैपेबल हैं कि नहीं है, इस पर कई लोग सवाल उठाते हैं। क्योंकि हमें चाहिए क्वालिटी के प्रोडक्ट, हमें चाहिए उस मास स्केल का प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो और फिर एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हमने तो FTA कर लिया, लेकिन ये मास स्केल का प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो क्वालिटी इंश्योर कर पाना, उसके लिए बजट में जो भी ऐलान किए गए उसको आप कितना सही मानते हैं या फिर कितना सफिशिएंट मानते हैं, जन्मेजय सिन्हा साहब? देखिए ना, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में
हम लोग का जो पोजीशन है वो वियतनाम और बांग्लादेश और इथियोपिया ले लिया था, क्योंकि हम लोग के पास एफटीए नहीं था यूरोप के साथ। तो अब ये यूरोप के साथ, हाँ, ये बरार साहब ने सही बोला कि अभी 1 साल दूर है, मगर इसके लिए हम लोग को तैयार भी होना है, क्योंकि हम लोग के उद्योगपति सब बांग्लादेश में लगाने लगे थे प्लांट। तो अब जो है ये सब बेनिफिट वापस आने लगे, तो इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में तो रेडीमेड हम लोग घुस सकते हैं, और ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये अच्छा है। और दूसरी बात में अभी हम लोग अभी तक चर्चा नहीं किए हैं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फिनोमेनन है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 लेयर्स है, पावर है, फिर सेमीकंडक्टर या चिप्स है, फिर डेटा सेंटर है, फिर एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है। तो इस बजट में देखिए सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स पर बड़ा फोकस दिया गया है। 22 साल का टैक्स ऑलरेडी दिया गया है डेटा सेंटर्स को, उनके ऊपर जो एप्लीकेशन है उनको भी 22 साल का टैक्स कभी होता नहीं है। सेमीकंडक्टर में 40,000 करोड़ डाल दिया गया है, और पावर को तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू डील विथ इट। और फिर लार्ज लैंग्वेज के लिए जब ये डेटा आने लगेगा, हम लोग को अपना डेटा भी यूज करना पड़ेगा इसमें। तो ये एक बहुत भारी पिलर है जिसमें हम लोग को घुस जाना है, और इसके लिए जो बीच वाले लेयर्स में तो अभी हम लोग ने इस बजट में डाल दिया है। तो ये बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अनुज गुप्ता जी, ये जिस सेक्टर की बात अभी एआई डेटा सेंटर की बात कर रहे थे, उसमें सप्लाई चेन काफ़ी है, और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी अभी भी इसमें काफ़ी कम है। और जो अनाउंसमेंट किए गए 21 साल का टैक्स हॉलीडे, यहाँ इस तरह के अनाउंसमेंट जो हैं वो इस सेक्टर को कितना बूस्ट दे पाएगा। और क्योंकि इसमें चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े पैमाने पर आपको पानी की जरूरत पड़ती है, और इकोसिस्टम तो अलग चीज है ही। नहीं, इसमें मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो आपने क्वालिटी की बात करी पहले। अगर हम कई बार मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, जिसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए बना है वो इंफीरियर क्वालिटी का है। तो जिस दिन हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की जगह लिखेंगे भारत क्वालिटी या इंडिया क्वालिटी, और वो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए भी सेम होगी और डोमेस्टिक के लिए भी सेम होगी, उस दिन आई थिंक हम सब एफटीए का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन हालांकि मुझे इस पर शक इसलिए नहीं है, क्योंकि एक समय था जब मेड इन चाइना कह के हम लोग नाक मुंह से कोरा करते थे और कहते थे कितना गंदा है, लोग चिढ़ाते थे ये तो मेड इन चाइना है, और आज वही मेड इन चाइना सामान सारी जगहों पर लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेटा सेंटर की आपने बात कही, इस विषय पे इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक लेख भी लिखा था। हम अगर एक छोटी कंट्री जो है मलेशिया, उसको देखेंगे, मलेशिया इंडिया से भी आगे निकल गया है डेटा सेंटर्स में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पावर सेक्टर। मलेशिया ने बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लानिंग करी कि ग्रिड कहाँ पे जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जन्मेजय जी ने बोला कि एआई क्या है, एआई कुछ नहीं है बल्कि पावर को ट्रांसफॉर्म करके एआई को बनाया जाता है। तो पावर सबसे बड़ा इनपुट है, और अगर इंडिया उसी को स्ट्रक्चर तरीके से प्लान करेगा और डेटा सेंटर्स को पावर सस्ती मिलती रहेगी और हाई क्वालिटी की मिलती रहेगी, तो जरूर हम एआई में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, जिस दिन वो 116 अप्रूवल सोलर प्रोजेक्ट के चले जाएंगे, उस दिन से आप देखना शुरू करेंगे कि डेटा में इंडिया नंबर 1 बन सकता है दुनिया में। बिल्कुल। हालांकि मैं दिन में अश्विनी वैष्णव जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो यही पावर और वाटर कंजम्पशन पे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया जो मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा कि एक कंपनी आई जो उनको प्रेजेंटेशन दी है, जो बता रही कि पावर और वाटर कंजम्पशन जो है 35% तक कम हो सकती है, एक नई टेक्निक का ईजाद किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के देखेंगे कैसे रोल आउट होती है। लेकिन पद्मनाभन साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चेंज आपने देखा होगा। मैं तो 20 बजट मैंने देख लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कम से कम 30-35 बजट तो देख ही लिए होंगे। हर बजट की शुरुआत में पहले होता था एग्रीकल्चर, गांव, किसान, युवा, महिला, ये सारी चीज़ें पहले शुरू होती थी 10-15 मिनट तक भाषण तक। यहाँ भाषण शुरू हुआ ही कि सीधे मैन्युफैक्चरिंग पर वित्त मंत्री साहिबा आ गई। ये मुझे लगता है कि मैंने नोटिस किया कि शायद बहुत दिन बाद या पहली बार ऐसा हो रहा होगा। तो एक क्लियर शिफ्ट है सरकार का कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ अब वही रहने वाली है, भारत गाँव का देश अब ठीक है। आप लेखों में लिखते रहिए।
बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपको याद होगा, शायद आपके टाइम से पहले है, जब मैं एक आर्थिक रिपोर्टर था, तब तब से मुझे इस ये कोट मालूम है। नॉर्थ ब्लॉक में, मैं 80s की बात कर रहा हूँ और अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, जो रिफॉर्म होते थे उसको रिफॉर्म बाय स्टेल्थ कहते थे। तो अभी जो फर्क जो हमने पिछले 10 साल में देखा है, एक रिफॉर्म्स पे कन्विक्शन हो रहा है। तो जो वित्त मंत्री का जो आपने जो अभी उदाहरण दिया, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है कि अब जो है, मतलब पब्लिक के साथ राजनीति नहीं करना पड़ता कि आपको रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना है। अगर आप 91 के रिफॉर्म्स देखेंगे, जो नरसिम्हा राव ने जो उसका बोझ उठाया रिफॉर्म्स का, उनको कांग्रेस पार्टी में इतना क्रिटिसिज्म मिला, मतलब ज्यादातर तो मनमोहन सिंह पे डायरेक्ट हुआ। लेकिन आज वो माहौल देखिए कितना बदल गया। आज जो मार्केट जो गिरा है, वो गिरा इसलिए कि उनको लगा कि ये रिफॉर्मिस्ट उतना नहीं है जितना उनको इनको उम्मीद थी। तो आज जो है रिफॉर्म से एक वे ऑफ लाइफ हुआ है। तो आपने बड़ा अच्छा इसको पकड़ा है। तो ये मैं तभी कह रहा हूँ, ये नॉन क्राइसिस बजट है। और अब जो है एक बजट जो है, एक 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 बिल्डिंग ब्लॉक बन गया है भारत के आर्थिक नीति का। तो मतलब ये एक ये फुल फाइनल स्टॉप नहीं है, फर्स्ट स्टॉप नहीं है। तो एक नीति है। और ये आप देखिए बजट के बाहर कितने कितने कदम उठाते हैं। पिछले 3 महीने में देख लिए, लेबर रिफॉर्म किए सरकार ने। तो और ये एफटीए का जो आपने उदाहरण दिए, कितने सारे एफटीए का जो इंक किया है। तो एक पूरा इसको एक होलिस्टिक लेवल पे देखना चाहिए, बजट को एक अकेले आइसोलेशन में नहीं। बजट को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल हॉलिस्टिक देखना चाहिए। यहाँ पे सिद्धार्थ सान्याल साहब, जो मैंने सवाल लेकर गया था अनिल पद्मनाभन सर के पास, वही सवाल आपके पास भी लेकर आना चाहूँगा कि इस बजट में अब साफ कर दिया है कि सरकार का फोकस एरिया जो है अब ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा, क्योंकि वही मैन्युफैक्चरिंग है जो पूरे ग्लोबल टेंशन से भारत को बचा के रखेगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको कहूंगा कि ये बात सही है। ये आप बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, और ये बहुत वैलिड अप्रोच भी है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आगे नहीं जाएगा, खास तौर से एमएसएमई अगर आगे नहीं जाएगा, तो हमारे लिए एक्चुअली गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना फॉर सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल इज नॉट रियली दैट इजी। बट मैं उसके साथ ये भी कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस कम होते जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट सेवरल इयर्स में हम लोग देखा है सर्टेन डेवलपमेंट्स। फॉर एग्जांपल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हम लोग देखा है। उसका अगले स्टेप, लॉजिकल स्टेप ये होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए हमें बहुत ज्यादा एमएसपी हाइक शायद नहीं चाहिए, बट उसके वजह मतलब उसके बदले में अगर ये मिल जाए कि एग्रीकल्चरल स्टोरेज सिस्टम बहुत अच्छा होते जाएगा, रूरल कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होते जाएगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंक्लूसिविटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेन इंक्लूसिविटी। मैं पावर सेक्टर के बारे में इसलिए बोला कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छा होना एक बहुत important milestone है that actually can help a lot of areas such as I mean subsequent segments like agricultural storage or agricultural marketing or better connectivity। ये सब चीज actually benefit लेना चाहिए, और जहां तक दिखता है actually गवर्नमेंट का फोकस उसमें है, which is very very encouraging। ये काफ़ी इनकरेजिंग, यहाँ पे आप बिल्कुल सही कहा आपने कि एक थोड़ा सा शिफ्ट है, लेकिन रूरल पे भी अलग फोकस के तरफ से आपको देखना होगा। अब बरार साहब, हार्दिक बरार साहब, इसमें एक जो मामला चल रहा था लंबे समय से कि सरकार का अप्रोच क्या होता है रिफॉर्म को लेकर, सरकार खुद कितना खर्च करती है, फिस्कल डिसिप्लिन कितना बरकरार रखती है, तो ये सारे मोर्चे पे तो यहाँ पर निकल कर सामने आए। लेकिन एक जो विशेष फोकस दिखा इस बजट में वो था आपको एमएसएमई को लेकर, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो होता है वो हम लोग देखते तो बड़े पिक्चर में है, लेकिन एमएसएमई उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर आप जाते हैं तो ये एमएसएमई को बढ़ावा देना ओवर सेक्टर, ऑटो सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को कैसे मजबूत करेगा? देखिए, जो एमएसएमई है, जिसमें हमारे वेंडर्स आते हैं, हमारे डीलर्स आते हैं, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है, आई थिंक ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा होती है।
अगर ये लोग ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है, जनरेशन जो है, वो और भी आगे बढ़ेगा। और ये जो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि जो ओवरऑल इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो ओवरऑल इंडस्ट्री को ग्रो करेंगी, कार इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो एमएसएमईज़ भी ग्रो करेंगे। और ये जो उन्होंने 1000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड ऐड करा है और 2000 करोड़ टॉप अप करा है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो ये उनको सपोर्ट करेगा। तो ये एज़ अ कॉम्बिनेशन जो मैक्रो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो माइक्रो फैक्टर्स ऐड करें एमएसएमई के लिए, एज़ अ कॉम्बिनेशन ये करेगा। और एम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा और वो डायरेक्टली जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा। चूंकि एम्प्लॉयमेंट की बात आपने की जन्मेजय सिन्हा साहब, भारत उन देशों में शामिल है जहां पे सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। अब उसको मतलब कह सकते हैं कि दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पे सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, और उसको एनकैश करना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको देखा जाता है। क्योंकि अगर आप चाइना की बात करें, कुछ और देशों की बात करें, तो वो ऐसे स्टेज पे थे तब जाके वहाँ से अचानक से काफ़ी ग्रोथ रेट हाई हुआ था। तो भारत आज उस स्टेज पे, मोड़ पे पहुँच चुका है। उस युवा आबादी को एनकैश करना, उसको विकसित भारत में समाहित करने में इस तरफ बजट में जो भी ऐलान किए गए स्किलिंग को लेकर के, आरएनडी को लेकर के, और कुछ करने की जरूरत है कि एक सही रोड मैप है? मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं तो बिहारी हूं। देश के युवा जो है बिहारी हैं। अभी साउथ इंडिया आप चले जाइए तो वहां पर बिलो रिप्लेसमेंट रेट आ गया है। अभी जो देश को तो बिहारी चलाता है, जहाँ आप तमिलनाडु चले जाइए तो बिहारी वर्कर है, आप पंजाब चले जाइए तो एग्रीकल्चरल वर्कर बिहारी है, आप बम्बई चले जाइए तो जितने सिक्योरिटी स्टाफ है बिहारी है। तो ये जो आबादी है हम लोग की, बहुत जो बच्चों की, वो ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो इसके लिए हम लोग को बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, और वो बहुत सालों से हम लोग उस पर लगे हुए हैं, मगर टेक्नोलॉजी को इम्बेड करके उसको करना होगा। क्योंकि वो हम लोग के पास डिविडेंड तो है, मगर वो उसको कैसे हम लोग डिविडेंड बनाए, वो भारी समस्या है। देखिए, चाइना तो इस सेंचुरी 1.2 बिलियन लोग के साथ शुरू किया, ये सेंचुरी एंड करेगा 630 मिलियन के साथ। इतना 570 मिलियन लोग गायब हो जाएंगे। तो उन लोग के लिए तो डेमोग्राफिक डिजास्टर है। मगर हम लोग को इसको एडवांटेज लेने के लिए सोशल इंडिकेटर्स पर पूरा फोकस करना होगा। और अभी तो हम लोग को हाई स्किलिंग करना पड़ा है इमीडिएटली, क्योंकि ये इमिग्रेशन इश्यूज जो हुए हैं यूएस के साथ, एंड वो जो वर्ल्ड बीइंग ब्रोकन अप इनटू यूनिट्स, तो इसके लिए हम लोग को टैलेंट सेंटर, गेटिंग टैलेंट बैक, हायर एजुकेशन पर फोकस करना पड़ा है। मगर और सिटीज का एग्लोमरेशन, तो ये सब तो करना पड़ा है। मगर वो जो डिविडेंड है, उसके लिए हम लोग को प्राइमरी एजुकेशन को रियली स्ट्रेंथन करना है, उसके साथ स्किलिंग। बट प्राइमरी एजुकेशन के बाद स्किलिंग आता है। हम लोग खाली स्किलिंग से नहीं निकल पाएंगे। स्किलिंग के उसके लिए बेसिक चीज है जहां पे आपको इस प्राइमरी एजुकेशन फिर स्किलिंग तक जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूं। इस बार मुझे दुख ये हुआ है बजट से, दो चीज। एक है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पर बात बहुत कम है, और उसको हमको देखना चाहते हैं, उसको मिशन मोड में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। और दूसरा है सिटी पोल्यूशन पर भी ज्यादा बात नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। हम तो बंबई में आजकल पोल्यूशन आ गया है, दिल्ली में तो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस पर हम लोग को फिर आकर के देखना पड़ेगा, बजट के तहत या बजट के बाहर। ये सही आपने कहा कि पोल्यूशन और दूसरा जो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पे थोड़े से सरकार धीमी रही। अनुज गुप्ता जी, डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार पहले बड़ा जोर शोर से इसको डंका पीटती थी कि हम इतना डाइवेस्टमेंट करेंगे, इतना एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, और अचानक 2 बार से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब तो टारगेट देना भी बंद कर दिया इन लोगों ने। क्या पॉलिटिकल रिस्क दिख रहा है यहाँ पे?
आई थिंक पॉलिटिकल रिस्क तो हमेशा से ही था, जो कई बार लेबर यूनियन से आता है या विद इन ब्यूरोक्रेट्स एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है। लेकिन इसके कई तरह के ऑप्शंस भी बने हैं। एक होल्डिंग कंपनी का आइडिया है कि सारे पीएसयूज को एक कंपनी के अंदर लेके जाया जाए, जो फिर उस कंपनी की डाइवेस्टमेंट करी जाए, 49% तक बेचा जाए उस कंपनी को। तो ऐसे करके कई आइडियाज है। आई थिंक सरकार इनको ढूंढ रही है, पर बजट में और क्या हो सकता है इसके बारे में जन्मेजय जी ने दो मुद्दे रखे। मैं एक और मुद्दा उसमें जोड़ना चाहूंगा जो फिर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाता है, वो है कानूनी व्यवस्था का। हमारा जो सबसे बड़ा और वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज कॉर्पोरेट्स को जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि लिटिगेशन बहुत ही लंबा चलता है। आज एक सिटीजन की तरीके से देखा जाए तो आप पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, कोर्ट जाने से डरते हैं कि वहाँ जस्टिस नहीं मिलेगा। तो क्या बजट में कोर्ट्स का आउटले नहीं बढ़ाया जा सकता था? क्या उसको 10 गुना नहीं कर सकते? पुलिस रिफॉर्म्स को क्या हम पुश नहीं कर सकते स्टेट्स पे? आई थिंक उस पर कोई बात नहीं हुई, और वो बुनियादी मुद्दा है क्योंकि सरकार को वही करना चाहिए जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकता, वो है कानूनी व्यवस्था। और ये सेंट्रल मुद्दा एक तरह से भटक गया है, पर मैं बहुत खुश हूँ। अदरवाइज बजट में बहुत बड़ा फोकस है भरोसे पे, और भरोसा दो तरीके का उन्होंने बोला है। एक तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भरोसा एस्टैब्लिश किया है डेवोल्यूशन के थ्रू। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मान ली गई है। दूसरा, इन्होंने गवर्नमेंट टू सिटीजन भरोसा बढ़ाया है बाय लुकिंग एट टैक्स पेयर्स। क्या उनके लिए क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं उनके लिए, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। आई थिंक बजट इसको आगे बढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल, टैक्स के मोर्चे पर जो सरलीकरण किया गया है वाकई काफ़ी हो सकता है कि आगे चल के एक भरोसा है, क्योंकि अब तक शक के निगाह से टैक्स पेयर्स को हम लोग देखा करते थे। अब एक ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की यहाँ पे कोशिश की गई। लेकिन जो सवाल लेकर मैं आपके पास आया था वही सवाल लेकर अनिल पद्मनाभन साहब के पास जाऊँगा। अनिल पद्मनाभन साहब, ये डाइवेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन पे सरकार धीमी क्यों? जब लेबर कोड जैसे सख्त फैसले ले सकती है, नोटिफाई कर सकती है, जिसका लेबर यूनियन ज़्यादा विरोध कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप डाइवेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन पे इतना धीमे चल रहे हैं जब आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 55% से ज़्यादा है। लक्ष्मण जी, मुझे नहीं लगता ये कोई राजनीतिक भय या भयभीत होके किया है, ये बैकफुट पे चल रहे हैं। ये सही बोल रहे हो आप। 2 नहीं 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये डाइवेस्टमेंट का मुद्दा जो है वो पूरा बैक बर्नर पे चला गया है। ये शायद जैसे अनुज ने अभी कहा कि कोई अलग सी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, लेकिन तो हमें दूसरी बात याद रखना चाहिए कि काफी जो पीएसयू है इनका टर्न अराउंड भी हुआ है। कुछ तो ऑफ कोर्स उनकी हालत काफी खस्ती है, लेकिन काफी पीएसयूज का टर्न अराउंड हुआ है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, जो 10 साल पहले तो ये राइट ऑफ था और आज देखिए उस कंपनी के शेयर वैल्यू वगैरह। तो सरकार शायद ये भी देख रहा होगा कि इसको डाइवेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। डाइवेस्टमेंट क्यों कर रहा था? ये 91-92 में रिसोर्स रेस करने के लिए था, लेकिन अभी जो था कि वो आर्गुमेंट था कि सरकार बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, वो एक दिशा दिखाए, एक प्लान दिखाए, एक इकोसिस्टम बनाए। लेकिन जो पीएसयूज का परफॉर्मेंस रहा है, मे बी सरकार में एक रीथिंक आया है कि शायद सरकार नहीं चला रहा है, अब पीएसयूज खुद ही चला रहे हैं, तो वो भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपने सही पकड़ा है कि ये डाइवर्समेंट अभी एक सेंट्रल एजेंडा नहीं है। आप वित्त मंत्री से इंटरव्यू में भी पूछिए तो उनका जवाब वो सीधा नहीं देती है, तो कुछ सोच ही होगा। मतलब कोई सरकार में मैंने भी पूछा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब इतने जोर शोर से इसकी घोषणा किया जाना और इस पे काफ़ी एक एग्रेसिव रोड मैप तैयार करना, उसके बाद अचानक से चुप हो जाना, और ऐसे समय में जब सारे पीएसयूज के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए और बड़ा अच्छा बनाया था इन लोगों के, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के पीएसयूज हैं उसमें हम क्यों बने रहेंगे, लॉजिकल था, समय बदल चुका था, तो वहाँ पे आगे बढ़ने के बजाय बिल्कुल बहुत सुस्त रफ्तार या फिर कहें कि बिल्कुल छोड़ा हुए से महसूस सरकार कर रही है। इस पे देखेंगे सरकार का आगे रुख क्या होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों की चर्चा से निकल कर सामने आया कि पोल्यूशन को रोकने के लिए इस पे कुछ बहुत खास नहीं कदम उठाया गया।
आएगा। और एक चीज मैं अपनी तरफ से लेकर के आऊंगा वो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की तरफ एक बड़ा ऐलान किया गया, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा, उससे अलाइन किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को। ये इसको कैसे देखा जाए, इस पर आप लोगों की राय लूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। आज का फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि बजट मौजूदा चुनौतियों को पूरा करने में कितना कामयाब होगा, क्या इससे इशारे निकल कर सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। सिद्धार्थ सान्याल साहब, सवाल आपसे है, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया कि जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है उससे पूरे बैंकिंग सेक्टर को अलाइन किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेगी। अब हाई लेवल कमेटी क्या करेगी, तो इस पे जब हमने बैंकिंग सेक्रेटरी से इंटरव्यू किया तो उनका कहना यह था कि ये देखे कि विकसित भारत के लिए कितने हमें क्रेडिट की जरूरत है, उतना क्रेडिट देने में बैंक सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, बैंक को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, इस तरह के अलग अलग उनके मैंडेट होंगे आगे चलकर। आप इसको कैसे देखते हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिहाज से और विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिहाज से? सान्याल साहब। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा है, क्योंकि बैंकिंग अगर आप देखेंगे पिछले 8-10 साल में और मोर सो मे बी इन द लास्ट 5-6 इयर्स ग्लोबली एंड इवन इन इंडिया, बैंकिंग का नेचर काफी बदल चुका है। लोगों का पहले बैंकिंग बड़ा सिंपल था, एक हिसाब से आज से 10-20-25 साल पहले बैंकिंग बड़ा सिंपल था। लोगों का पास जो सेविंग्स होता था वो ज्यादा से ज्यादा बैंक्स में आता था, वहां से क्रेडिट में जाता था, तो जस्ट क्रेडिट इवैल्यूएशन करना पड़ता था। अभी लेकिन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पीएफ फंड्स में जाता है, मार्केट्स में जाता है, इंश्योरेंस में जाता है, बैंक्स में जाता है, स्मॉल सेविंग्स में जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस में जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिंपली बैंक के पास जाता है, बैंक उसमें क्रेडिट बांटता है। आगे जाके बहुत सारे चीज एक्चुअली लॉन्ग टर्म असेसमेंट सही तरीके से होना बहुत बहुत जरूरी है कि इनकम ग्रोथ इस लेवल के बाद किस रेट में हो सकता है, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम ग्रोथ एंड दैट्स व्हाई सेविंग प्रोपेंसिटी कितना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस बहुत क्विकली हो रहा है। एंड सेविंग जैसे डिफरेंट एलोकेशन जो हो रहा है उसके बाद बैंक के पास कितना आएगा। लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में एनबीएफसी सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तो हमको देखना है कि कौन कौन सा जगह में बैंक को एक्चुअली प्ले करना है, कौन कौन सा जगह एनबीएफसी कैन बी अ बेटर प्ले। सो इट्स एक्चुअली ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। और क्रेडिट भी बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रेडिट नहीं रहेगा। आगे जाके शायद हमारे लिए ग्रीन फाइनेंसिंग वगैरह एरिया, ये सब जगह बैंक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ए क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू बट ओवरऑल ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये सब चीज के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक from that particular point of view, this is a very, very relevant step. चलिए, ये आपने बहुत सही कहा। हरदीप बरार साहब, आपके पास आऊंगा मैं आगे चल करके कि विकसित भारत के लक्ष्य में ऑटो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और बाकी मेहमानों ने जो पोल्यूशन की बात की इसमें ऑटो सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस पर आपकी राय लूंगा। लेकिन एक सवाल में जन्मेजय सिन्हा साहब, बैंकिंग सेक्टर को लेके जो अभी सान्याल साहब से बातचीत हो रही थी, ये एक बड़े रिफॉर्म की शुरुआत मानी जाए, क्योंकि सिर्फ बैंक नहीं, एनबीएफसी को भी रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, और जो संकेत मिल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई बढ़ाना, बैंकिंग सेक्टर में मर्जर को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें सरकार आगे चलकर करती हुई दिखेगी। बैंकिंग सेक्टर मेरी पुरानी प्रेम है, तो इसमें मैं बोलूंगा 8 चीज करना है और इनको मिशन मोड में करना है। अभी इंडिया में गवर्नमेंट बैंक है, फॉरेन बैंक है और एनबीएफसी, कोई इंडियन प्राइवेट बैंक नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक का अभी जो मर्जर कंप्लीट नहीं हुआ है वो कर देना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और उसके बाद उनको ऑटोनॉमी देना होगा। प्राइवेट बैंक्स को ये जो इंडस्ट्रियल हाउसेस का वहम है इसको हटाना होगा। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हम लोग के अंडर बेली हैं, उनको फोर्सिबली मर्ज करना होगा। एनबीएफसीज को बैंक में फोर्सिबली कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मॉडल एनबीएफसी का करेक्ट नहीं है, उसको बैंकिंग मॉडल होना चाहिए। होलसेल फंड पर एएलएम मिसमैच के साथ नहीं करना चाहिए। डीएफआईज को वापस लाना होगा।
रेगुलेशन में पहले तो सीआरआर, एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर को रीथिंक करना होगा। फिर रेगुलेशन अभी को ऑन साइट से ऑफ साइट करना पड़ेगा। एआई आ गया है, हम लोग को सुपरवाइजर्स को बैंक भेज रहे हैं। आरबीआई अभी सीईओ सिलेक्ट करता है, डायरेक्टर को सिलेक्ट करता है, ये सब बंद करना होगा। अभी भारत में 5 ट्रिलियन से ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है। उसके लिए इनोवेटिव स्कीम किस किस्म का कर सकते हैं हम लोग कि 100 बिलियन 200 बिलियन को मार्केट में ले आए। फिर हम लोग को सोचना होगा मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट मनी को कैसे लाएं। ये 26% होल्डिंग क्यों नहीं हम लोग इंडिविजुअल्स को, प्रमोटर्स को देते हैं। ये तो बड़े बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस है which have been poorly answered in the past। मतलब एक बार आमूलचूल परिवर्तन के लिए आप मैंने इतना ये बुरी तरीके आपने से तो बिल्कुल आंसर किया गया कि इसको पूरा रीथिंक करना, पूरा रीथिंक करना होगा। आपने बहुत ही मतलब कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी सजेशन यहाँ पे दी अनिल पद्मनाभन साहब। लक्ष्मण, मैं आपके सामने और बाकी पैनल के सामने भी ये फ्लैग करना चाहता हूँ कि जो बैंकिंग का जो नेचर है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरली बदल रहा है। तो आप सिर्फ बैंक्स को ही मत देखिए। जो कर्ज देने का जो एक कल्चर था बैंक्स को, अगर हम देखें, एक कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग होता था पहले। तो अभी अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे पे खड़ा हुआ है। तो वो बस क्या करता है, जैसे मुझे कर्जा चाहिए और आप कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, एनबीएफसी हो, जो भी हो, तो मेरा डेटा आपके साथ शेयर करता है। वो डेटा क्या है? वो कैश फ्लोज, मेरा बैलेंस शीट, पूरा जो मेरे आर्थिक हैसियत जो है कोलैटरल्स को छोड़ के बाकी सब है आपके पास। तो अक्सर ये होता है, खास करके एमएसएमई में, उनके पास कैश फ्लो की समस्या नहीं है, कोलैटरल का समस्या है। तो अगर अब वो बैंक के पास जाए कर्जा लेने, तो वो कर्जा उनको मिलता नहीं है क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं है। अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में ये पहले एक पायलट लेवल पे था, बट अब इसने गति पकड़ लिया है। तो जो मुझे लगा, जो वित्त मंत्री ने जो ये बोला कि एक स्पेशल कमिटी रखना है, तो ये एक रिकग्निशन है कि जो आगे देखे 2047 के अगर विजन देखें, तो बैंकिंग जो आज है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो बिल्कुल परसों नहीं होगा। तो उस अंदाज से देखा जा रहा है, खास करके जो ये मतलब जो एक कल्चर है बैंकिंग, आइडिया ऑफ बैंकिंग, वो पूरा बदल गया। पेमेंट, आप फिनटेक देख लीजिए, 5 साल पहले तो फिनटेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये सब डीपीआई के ढांचे पे आ रहे हैं। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ गया, तो कल आगे चल के एक विजन, तो मुझे लगा कि ये वित्त मंत्री का एक है कि एक विजन, कोई विजन होगा, तो ये अब विशेषज्ञ बताएंगे कि क्या विजन होगा, क्या माहौल होगा, क्या नेचर होगा बैंकिंग का। तो ये मेरे हिसाब से यही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल तेजी से बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ रहे हैं, तो ऐसे में एक विजन आना चाहिए कि आगे चलकर पूरे इस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं। अनुज गुप्ता जी, आई थिंक जो चीज़ अभी तक डिस्कस नहीं हुई है बैंकिंग सेक्टर में, एलिफेंट इन द रूम इज आरबीआई। आज सरकार ने फ्रॉम अ फिस्कल पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो भी वो कर सकती थी वो कर दिया है। इस साल का टारगेट 4% फिस्कल डेफिसिट का मीट कर लिया है, अगले साल का 4.3% सेट कर दिया है। तो अब रियली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई को देखना पड़ेगा कि रेपो रेट कितना कम कर सकते हैं। सीपीआई 2% से बहुत कम चल रही है बहुत महीनों से। तो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आरबीआई, और अगर आरबीआई थोड़ा एग्रेसिव होकर एक्शन लेगा तो उससे बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा होगा और कंज्यूमर्स को अलग अलग बहुत फायदा होगा। एक बात जो बीच में आई थी वो थी कि डिमांड साइड पे क्या इम्पेटस मिलेगा इस बजट से। मैं 3 चीज़ों, छोटी चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं जिससे डिमांड बढ़ेगी। एक, हाउसिंग सेक्टर के लिए, डेवलपर्स के लिए एक अलग फंड की घोषणा करी गई है। उसकी वजह से हाउसिंग सेक्टर के रेट कम होने की आशंका है, तो उससे डिमांड पुश होगी।
दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की जो आउटले है वो डबल कर दिया गया है, उससे आपके मोबाइल फ़ोन सस्ते हो सकते हैं। तीसरा, इसी तरह देखते हुए दवाइयों के लिए काफ़ी कुछ किया गया है जिससे दवाइयाँ सस्ती होगी। बायोफार्मा, चाहे शक्ति स्कीम हो या फिर कैंसर के ड्रग्स पे ड्यूटी कट हो, तो काफ़ी स्पेस बनाया गया है कंज्यूमर्स के लिए जिससे उनकी सेविंग्स हो, जिससे डिमांड हो, और होपफुली बरार साहब के लिए गाड़ियों की भी डिमांड बढ़ेगी। बरार साहब, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं, इतने सारे ऐलान से, लेकिन जब गाड़ियां बढ़ जाती है तो पोल्यूशन एक बड़ा टेंशन हो जाता है। देखिए, अब इकोनॉमी को ग्रो करना है तो ऑटो इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे कि कहा जाता है कि ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये ग्रोथ इंजन है जिससे आपको जॉब्स मिलती हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए जो ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अब देखा जाए तो पोल्यूशन को कम कैसे करा जाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसको पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईवीज का ग्रोथ हो, और उसके लिए हमें लोकलाइज करना बैटरीज को वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर काम हो रहा है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का प्लान हो रहा है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग देगी आगे जाकर। तो हमें अगर ग्रो करना है तो ऑटो के बगैर है नहीं, और उसके लिए हमें ईवी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमें जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। उसको काफ़ी बढ़ावा। आज के दिन में अगर हम देखें, मैं अब चूंकि शो का समय थोड़ा सा कम है, तो मैं अब एक सवाल लेकर सबके पास जाऊंगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। शुरुआत बरार साहब आप ही से करूं मैं, कि बजट में कोई ऐसी चीज जो आप देखना चाहते थे दिखी नहीं? मेरे ख्याल से ये बहुत ही बैलेंस बजट रहा है ऑटोमोटिव पर्सपेक्टिव से। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं तो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 675 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। ये और बढ़ सकती थी, क्योंकि वो ही एक वीक लिंक है आज के दिन में, जिसके कारण ईवीज की ग्रोथ बहुत ही स्लो है। जन्मेजय सिन्हा साहब, जो आप देखना चाहते तो वो नहीं दिखा, और लोग जो सोच नहीं रहे थे वो भी हो गया, एसटीटी बढ़ा दी सरकार ने। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि जब मैंने पहले तो बता दिया आपको वो थोड़ा सा पोल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट पर, मगर वैसे ये बजट दुनिया के माहौल को समझते हुए बहुत ही सॉलिड, सेफ एंड रिजिलियंट इंडिया के लिए फ्यूचर लुकिंग, और हम फाइनेंस मिनिस्टर का सराहना करेंगे कि ये अच्छे से सोच करके बनाया गया है फॉर अ फ्यूचर इंडिया विच विल गो टुवर्ड विकसित भारत। अनुज गुप्ता जी, ऐसी चीज जो देखना चाहते थे नहीं दिखा? मैं तो कहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा फोकस हो सकता था। लर्निंग आउटकम्स पे, जैसे अगर देखा जाए असर सर्वे आता है हर साल, उसमें दिखाया गया है कि रिकॉर्ड वृद्धि हुई है लर्निंग आउटकम्स पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। तो उसको अगर आगे लेके जाते तो और वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके जाते तो अच्छा रहता। सन्याल साहब, कोई चीज मिसिंग आपकी तरफ से? अनुज का पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये था कि इंडिया के लिए आज के दिन में वोकेशनल एजुकेशन में फोकस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वो चीज में कुछ चीजें अभी दिखा है, बट उसमें आगे जाके मैं उम्मीद रखूंगा कि और भी बहुत ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच आएगा, और उसका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आगे जाना जरूरी है। अनिल पद्मनाभन साहब, संक्षिप्त में। लक्ष्मण, मुझे तो यही लगा कि जो प्रधानमंत्री ने हमारे मन में उम्मीदें जगाई थी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस आ रहा है, तो उस लेवल पे ये रिफॉर्म्स नहीं रहे, मतलब वो बिग टिकट जो हमें अंदाजा है। तो मुझे लगा कि यही एक मिसिंग फैक्टर है। बाकी में जैसे सबने कहा बहुत ही बैलेंस्ड और एक फ्यूचर बजट है।
बहुत ही बैलेंस एक फ्यूचर बजट है। इसका मतलब सीधा सा है कि आगे चलकर बजट के बाद सरकार क्या क्या एक्शन लेती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से रिफॉर्म एक्सप्रेस ये चलाना है तो अगले स्टेशन अलग अलग तय करने होंगे, उसकी पटरी भी तैयार करनी पड़ेगी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। और आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।